फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था अमित अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सांझ से ही शादी करूँगा पर आपके आशीर्वाद के साथ, और अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं कहीं और किसी लड़की को अपने जीवन में लाऊं। तभी उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से उसके पिता को आवाज़ लगाने लगती है, अजी सुनते हो, इधर तो आओ। वह दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। अमित की माँ रो रो कर उन्हें सारा किस्सा सुना देती है। अमित के पिता ने सारी बात सुनकर कुछ ना कहते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं। उसकी माँ दोबारा बड़बड़ाने लगती है, मेरी बात का तो किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। जहाँ एक तरफ बेटा है कि बोलता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके पिताजी की कुछ कहे बिना ही बाहर निकल गए। भगवान जाने क्या होगा इस घर का, कहती हुई रसोई की तरफ चली जाती है। अमित के पिता बाहर जाकर ड्राइवर को मना करते हैं कि अब हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा। भाई, यहाँ तक आपका जो किराया बनता है आप ले लीजिए और हमें माफ़ कीजिए कि हमने आपका समय बर्बाद किया। वह अमित की हट बचपन से ही अच्छी तरह समझते आ रहे थे। अमित कभी कोई हट करता नहीं था और अपनी हट पर आ गया तो किसी की सुनता नहीं था। यह उसका स्वभाव बन चुका था। वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर वह विरोध करेंगे या उससे कुछ कहेंगे तो वह कभी भी किसी लड़की से शादी के लिए तैयार नहीं होगा। अतः उन्होंने बड़े बेटे को बुलाकर सलाह मशवरा किया और निर्णय लिया कि बस घर के लोग जाकर मंदिर से उसकी शादी करवा देंगे। घर के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। अमित, उसका बड़ा भाई, भाभी, माँ, उनके घर में पिता का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। अतः ना चाहते हुए भी सभी की सहमति इस बात के लिए मिल चुकी थी। अमित ने सबके पैर छुए और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अमित के जाने के बाद उसके पिता ने अपने मित्र को शाहगढ़ फ़ोन लगाया और अमित और सांझ के बारे में सारी बातें स्पष्ट कर दी। उन्हें अभी तक सच में इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अमित अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कौशल्या से बात करके थोड़ी देर में आपको वापस फ़ोन करता हूँ। इधर सांझ अपने कमरे में बंद होकर कब से उस बात के बारे में सोचे जा रही थी कि आखिर अमित जी इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। मेरे लिए क्यों इस दुनिया के ताने सुनेंगे। तभी कौशल्या ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और सांझ को बाहर आने के लिए कहा। सांझ बाहर आ गई और आकर माँ बाबूजी के सामने खड़ी हो गई। कौशल्या ने सांझ का हाथ पकड़कर अपने पास तख्त पर बैठाया। सांझ आज तक कभी भी इस तरह से माँ बाबूजी के सामने साथ में नहीं बैठी थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। अब कौशल्या ने कहा, हाँ सांझ, आज के बाद तू हमारी बहू नहीं बेटी है, और एक एक करके सारी बातें बता दी। सांझ सुबक पड़ी, माँ ऐसा ना कहिए, मैं आपको और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने इसी घर से मेरा नाता जोड़ा है। कौशल्या ने समझाते हुए कहा, बेटा, जमाना बदल चुका है। हम तुझे एक बेटी की तरह विदा करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि तू हमारे लिए पराई हो जाएगी। तू इस घर में आएगी, रहेगी, लेकिन एक बेटी बनकर। बेटा, तूने नन्नू के लिए यह सब स्वीकार करना ही होगा। तूने देखा है अमित नन्नू को कितना प्यार करता है। आखिर हम कितने दिन तुम्हारा साथ दे पाएंगे। नन्नू को एक पिता के सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अगर अपने जीते जी हम अमित जैसे अच्छे लड़के के हाथों तुझे सौंप देंगे तो तेरा और नन्नू का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करना ही होगा। अगर तू इनकार करेगी तो हमारा मरा मुँह देखेगी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा ना कहिए। धीरे धीरे सांझ ने माँ की बात को स्वीकार कर लिया था। सांझ बेटा, रही घर पर छोड़ने की बात, तो यह घर तेरा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। और फिर अमित की नौकरी भी शाहगढ़ में है, तो तू बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ ही रहेगी। जब सांझ ने कौशल्या की बात सुनी तब उसका मन हल्का हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस बुढ़ापे में माँ बाबूजी को बेसहारा छोड़कर अपना घर बसाए। इतने में नन्नू भी वहाँ आ चुका था
और जब कौशल्या ने सारी बातें समझाई और कहा, बेटा अमित आज के बाद तेरे अंकल नहीं तेरे पापा कहलाएंगे। नन्नू की समझ में तो कुछ नहीं आया, पर पापा शब्द सुनकर उसके चेहरे पर खुशी जरूर आ गई थी। इन सब बातों के बाद गिरधारी बाबू ने दोबारा अमित के पिता को फ़ोन किया और उन्हें यह खुशखबरी दी कि उन्होंने सांझ को इस रिश्ते के लिए मना लिया है। वह तैयार हैं, पर वह भी यही चाहेंगे कि सिर्फ घर के ही कुछ लोग मंदिर में जाकर शादी को संपन्न कराएंगे। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, दिवाली के बाद किसी भी दिन हम मंदिर में जाकर इनके फेरे करवा देंगे। दिवाली बीत चुकी थी और दिवाली के ठीक 10 दिन बाद सांझ और अमित की शादी होने वाली थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन इनकी शादी हो रही थी। सांझ इस रिश्ते से तैयार तो हो गई थी, पर अभी पूरी तरह से राजीव की यादों से बाहर नहीं निकल पाई थी। तो बस सादा सिंपल तरीके से सांझ के मायके वाले, उसके सास ससुर, अमित का परिवार और कुछ खास रिश्तेदार ही शादी में शामिल हुए थे। शादी शाहगढ़ के ही एक शिव मंदिर से संपन्न कराई गई। जब विदाई का समय आया तो कौशल्या ने फैसला किया कि इस बार वह नन्नू को अपने साथ शाहगढ़ में ही रखेगी। पर जब सांझ के जाने का वक्त आया तो नन्नू बुरी तरह से रोने लगा। सांझ कुछ कहती इससे पहले ही अमित ने प्यार से उसे गोद में उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया। जब कौशल्या ने अमित से कहा कि बेटा नन्नू को हम संभाल लेंगे, इस बार उसे यहीं रहने दें, कुछ दिन बाद तू और सांझ शाहगढ़ आ ही जाएंगे। पर रुकने का नाम सुनकर नन्नू और कस के अमित के गले लग गया था। अमित ने नन्नू के सर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, नन्नू आप जल्दी से अपना बैग लेकर आइए, अगर देर की तो आपके सारे कपड़े छूट जाएंगे, फिर वहाँ किसके कपड़े पहनोगे। अमित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सांझ को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और सांझ की विदाई के साथ नन्नू भी अमित के घर आ गया। अमित को घर आए हुए 8 दिन निकल चुके थे। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि माँ को नन्नू का यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर इस बात को भी अच्छी तरह से समझता था, इस समाज की सोच इतनी सादगी भरी नहीं है और फिर माँ भी समाज का ही हिस्सा है, तो कुछ समय तो लगेगा नन्नू को अपनाने में। पर माँ से कुछ ना कहते हुए हमेशा उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। वह भी समझता था कि हर माँ चाहती है कि उसके बेटे की खुद की संतान हो, तो वह इतनी जल्दी नन्नू को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं। अमित के लिए तो इतना ही काफ़ी था कि माँ शादी के लिए मान गई थी, यही बहुत बड़ी बात थी। अमित ने इन 8 दिनों में बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाल रखा था। सांझ तो अक्सर चुप ही रहती, जो उससे जैसा बोलता वैसा ही करती जाती थी। उसे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अमित जो उसके साथ खड़ा था। 8 दिन निकल गए। अमित नन्नू और सांझ को समझने की कोशिश ही कर रहा था। अब अमित की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी, तो बस कल उसे शाहगढ़ के लिए निकलना था। सुबह सवेरे ही तीनों तैयार हो गए। नन्नू बहुत खुश था कि वह जाकर दादी बाबा से मिलेगा और संडे की शाम तक तीनों शाहगढ़ आ चुके थे। कौशल्या ने बिल्कुल एक बेटी की तरह सांझ का गृह प्रवेश किया। उसके सर से पानी का लोटा भर के उसका पानी उतारा, थाली में पैर धुलाई की, फिर खीर से मुंह मीठा कराया और अंदर आने के लिए कहा। सांझ मुंह से कुछ नहीं बोली, पर कौशल्या के गले लिपटकर रोने लगी। कौशल्या ने सांझ की तरफ देखते हुए कहा, इतनी खुशी के मौके पर तेरी आंखों में आंसू। हाँ माँ, यह खुशी के ही तो आंसू हैं। इतना तो कोई अपनी बेटी के लिए भी नहीं करेगा जितना आप मेरे लिए कर रही हैं। सांझ तो मेरी बेटी ही है और आज के बाद इस तरह की बातें मत करना। अगर भगवान ने तुझे दोबारा खुशियाँ दी हैं तो खुशियों का स्वागत कर। इस तरह से हमेशा उदास होना अच्छा नहीं लगता। अमित ने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है, अपने परिवार वालों से लड़ा है। वह तेरे लिए अब हंसी खुशी उसका साथ दे और फिर अब वह तेरा पति बन चुका है। तेरा कर्तव्य है उसकी हर खुशी का ख्याल तू रखे। सभी ने रात का खाना खाया। नन्नू काफ़ी थका था तो नीचे ही सो गया।
अमित नीचे से ऊपर सोने के लिए जाने लगा तो कौशल्या ने रोका। बेटा, तेरे कमरे की चादर गंदी हो गई होगी, ले यह चादर, और 2 तकिया देते हुए कहा, इन तकियों के कवर भी बदल लेना। अमित कपड़े लेकर चुपचाप ऊपर चला गया। सांझ रसोई साफ कर चुकी थी। जैसे ही उसने कमरे में जाने के लिए नन्नू को गोद में उठाया तो कौशल्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका। सांझ बेटा, मैं जानती हूँ कि वहाँ नन्नू तुम लोगों के साथ ही था। आज मैं इसे अपने पास ही सुला लेती हूँ। वैसे भी बहुत गहरी नींद में सो गया है तो अब नहीं उठेगा। वैसे तो खुद ही समझदार है, पर फिर भी मुझे तुझसे कहना ही होगा, तो ऊपर जाकर अमित के कमरे में सो जा। नहीं माँ, मैं नीचे नन्नू के साथ ही सो जाती हूँ। सांझ, मैंने कुछ कहा है ना, क्या अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? वैसे भी रात के 12 बज चुके हैं। अमित को भी नींद आ रही होगी, उसे सुबह ऑफिस भी जाना है, तो अब और देर मत कर, तू जा, मुझे दरवाज़ा भी बंद करना है। सांझ इसके बाद कुछ बोल नहीं पाई और ऊपर चली गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि माँ सच ही तो कह रही हैं। जब अमित जी ने दुनिया के सामने 7 फेरे लिए हैं मुझसे, तो उनका भी हक बनता है मुझ पर, और फिर मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने पति की खुशी का ख्याल रखूं। यही सोचते हुए वह कमरे में पहुंची तो अमित कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। जैसे ही सांझ कमरे में गई तो अमित ने जल्दी से कंप्यूटर बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा, नन्नू को नहीं लाई? जी नहीं, वह सो गया है, और फिर माँ ने उसे जगाने के लिए मना किया था। अमित देख रहा था कि सांझ बहुत डरी सहमी और संकोच में खड़ी है। अमित को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे मौके पर क्या कहे, पर वह अच्छी तरह से जानता था कि सांझ कुछ भी नहीं कहेगी, उसे ही सांझ को समझाना होगा। उसने सांझ को बैठने के लिए कहा। साड़ी के पल्लू में खुद को समेटे हुए सांझ उसके पास बैठ गई। अमित थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बहुत सोच समझकर उसने सांझ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सांझ, मैं समझता हूँ कि तुम किस स्थिति से गुजर रही हो, और एक तरह से यह सब जल्दी ही हुआ है। मैं जानता हूँ कि हम किसी भी रिश्ते के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते, तो आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम ना चाहो कि हम एक पति पत्नी की तरह रहें, मैं तुम पर कभी भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। सांझ ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बड़ी बड़ी आंखों से अमित को देखने लगी। तब अमित ने माहौल बदलने के लिए खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, सांझ, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डराने का इरादा तो नहीं कहीं तुम्हारा? तुम्हारी आंखों से डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे डर कर मैं तुमसे बात करना ही बंद कर दूं। अमित की इस बात पर सांझ थोड़ा झेंप गई थी, फिर आंखें नीची करते हुए उसके होठों पर थोड़ा मुस्कुराहट आ गई थी। इसके बाद अमित ने एक तकिया और चादर उठाते हुए कहा, मैडम जी, आप सोफे पर सोना पसंद करेंगी या बेड पर? अच्छा चलिए, मैं सोफे पर सो रहा हूँ, आप थक गई होंगी, आराम से बेड पर सो जाइए। अपना चादर तकिया लेकर अमित सोफे पर सोने चला गया। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।